बना के दिखाइए सर, एक बार में समझा दो तो समझते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति का नियम, स्टार्ट करते हैं बल से। भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स हम सीखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पूरा का पूरा जो न्यूटन का नियम है वो कहीं ना कहीं बल के इर्द गिर्द ही घूमता है। बल से रिलेटेड मतलब फोर्स जो है बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इस अध्याय के लिए पूरा का पूरा ये अध्याय जो है न्यूटन के गति का नियम बल पर ही आधारित है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, बल पे आधारित है। तो बल जो हम पढ़ते हैं, कितने तरह के हम बल देखते हैं बच्चों, हम बल जो पढ़ते हैं कितने तरह के वो होते हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं बल, या हमें पढ़ना पड़ता है। तो इस अध्याय में अगर मैं देखूं तो 3 तरह के बल आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो बल होता है, बल की परिभाषा क्या होती है, बल की परिभाषा हमने लिखाई भी थी आपको। बल बाह्य कारक होता है, बाह्य कारक मतलब बाहर से लगाया जा सकता है, ठीक है, या इसकी सही परिभाषा बोलूं तो चाहे बाह्य कारक हो चाहे अंदरूनी कारण हो, कुछ भी हो, तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे। स्थिति में परिवर्तन मतलब अगर वो रुकी हुई है तो उसको चलाने में काम करेगा, बल लगाना पड़ेगा अगर उसको चलाना है तो, या वो चल रही है तो उसको अगर रोकना है तब भी हमें बल लगाना पड़ेगा। मतलब कोई चीज मान लो कि एक फुटबॉल की गेंद जो है, फुटबॉल जो है वो मैदान में फेंकी गई, या उसको मारा गया है, लात से मारा गया है, किक किया गया है, या गेंद को मारा गया है, बैट से मारा गया है, बल्ले से एक गेंद को मारा गया है, तो उसको अगर रोकना है, कैच करना है, या पैर से रोकना है या हाथ से रोकना है तो हमें क्या लगाना होगा, बल लगाना होगा। अगर हम नहीं लाएंगे उसके सामने, हाथ पैर लाके उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो बॉल जो है वो चलती रहेगी, चली जाएगी। मतलब जो खिलाड़ी खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, गेंद को रोकते हैं कि भाई बल्लेबाज ने मारी है गेंद, तो फील्डर क्या करते हैं, गेंद को रोकने का ही, फील्डर मतलब गेंद को रोकने वाले लोग, तो जो गेंद को रोकते हैं वो क्या करते हैं, बल लगाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पकड़ते हैं गेंद को कि भाई बल लगा के इसको रोक ले, इसको बाउंड्री लाइन पर नहीं जाने दें, 4 रन मिल जाएगा बैट्समैन को, तो उसको रोकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा। तो बल के 3 प्रकार हैं, जो हम महत्वपूर्ण 3 प्रकार है वो पढ़ने वाले हैं। चौथा प्रकार है जो उस पर एक अलग से अध्याय बना हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। तो 1, 2 और 3, चौथे का नाम मैं बता दूंगा, लेकिन यहां पर जो है 3 प्रकार है। पहला है बाह्य बल, बाह्य मतलब होता है बाहरी, ठीक है, इसको मैं पूरा पहले लिख देता हूं, बाह्य बल। दूसरा होता है, बाह्य बल को बोलते हैं बाहरी बल, बाह्य मतलब होता है बाहरी बल, जो बाहर से लगाया जाए किसी वस्तु पर, ठीक है। दूसरा जो बल होता है ये होता है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, ये इसको ग्रेविटी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये ग्रेविटी है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्व की वजह से जो बल लगता है, मैं बताता हूं, समझाऊंगा। गुरुत्व बल तो ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको गुरुत्व बल या ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बोलने का मतलब इसी को आपने सुना होगा, एक दूसरा नाम गुरुत्वाकर्षण। इसी को आपके किताब में ज्यादातर गुरुत्व बल को गुरुत्वाकर्षण लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, गुरुत्वाकर्षण। तो जो गुरुत्व बल होता है या जो ग्रेविटी होती है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से आता है। ये एक गुण होता है वस्तु का, ये ग्रेविटी होती है जो सभी द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उनकी अपनी खुद की एक ग्रेविटी होती है। हमारी भी एक ग्रेविटी है, स्पिन की भी एक ग्रेविटी है, हर चीज की एक ग्रेविटी है। लेकिन जो पृथ्वी है इतनी बड़ी है कि हम लोग उसके सामने एक रेत के कण के बराबर है, एक रेत के छोटे से टुकड़े के बराबर है, तो उतना एक कण के बराबर है। तो इस वजह से हमारी जो ग्रेविटी है, अर्थ पे हम मतलब पृथ्वी पे रहते हैं, इस वजह से हमारा जो गुरुत्व बल है पृथ्वी के सापेक्ष बहुत 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 छोटा है। इसलिए हमें समझ में नहीं आता, हमारा गुरुत्व बल हमको दिखाई नहीं देता, या वस्तुओं पर हमारे गुरुत्व बल का प्रभाव वस्तुओं पर इतना ज्यादा नहीं दिखता जितना कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव दिखता है पृथ्वी पर, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि ये मान लो कि एक समुद्र है और समुद्र में छोटा सा 1 लीटर का
पानी, 1 लीटर की पानी, 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी और समुद्र का पानी, तो हम 1 लीटर जैसे हैं और समुद्र जैसी है पृथ्वी, ठीक है। तो समुद्र जैसे पानी में 1 लीटर पानी का कोई मतलब नहीं, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इतने अथाह पानी में 1 लीटर पानी क्या दिखेगा, उसका कुछ मतलब दिखेगा कि 1 लीटर पानी अगर हम 1 लोटे से 1 लीटर पानी मैं समुद्र में डाल दूं तो क्या समुद्र बढ़ जाएगा? नहीं, उतना ही रहेगा। अगर मैं निकाल भी लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारे जो ग्रेविटी है, हमारी जो खुद की ग्रेविटी होती है, इसका कोई असर नहीं दिखता, लेकिन ये होता जरूर है। ये गुरुत्व बल जो है ये द्रव्यमान से संबंधित होता है, ठीक है, द्रव्यमान से। जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है उसके पास ये बल पाया जाता है। ग्रेविटी का जो जी होता है, छोटा वाला जी, यही काम करता है। देखो, बाह्य बल क्या हो सकता है कि कोई वस्तु रखी है टेबल पर, मान लो आपकी किताब रखी है, अब इस किताब को आपका टेबल पे रखी हुई है, ये इसको आपको यहां से खिसकाना है तो आप इस पे बल लगा सकते हैं, इस दिशा में खींच सकते हैं इसको, या इधर से आप इसको धक्का दे सकते हैं, इधर से ले जाना है उधर ले जाना है तो या तो धक्का दे के ले जा सकते हैं या इसको पकड़ के इधर से खींच सकते हैं। तो ये जो बाह्य बल है ये इसी तरह से दो तरीके से लगाया जा सकता है। तो धक्का हो सकता है या तो खिंचाव हो सकता है, या तो धक्का हो सकता है या तो खिंचाव हो सकता है। दूसरा बल जो है गुरुत्व बल, ग्रेविटी होता है। तो ये द्रव्यमान, मैंने बताया, ये द्रव्यमान के साथ सीधे संबंधित है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, अगर वो पृथ्वी पे है, ये पृथ्वी है, इस पर अगर किसी मैं ईंट को बताऊं, ये एक छोटी सी ईंट है, इसके अगर द्रव्यमान की बात करें तो मान लो इसका द्रव्यमान छोटा सा है, m द्रव्यमान की ये ईंट है। अब इस ईंट पर एक बल लगेगा पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्व बल कहते हैं। तो ये जो बल लगता है किस परिमाण के साथ खींचता है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ खींचता है, तो ये जो खींचता है, जो बल लगता है, ये लगता है जी के सापेक्ष, जी के रूप में लगता है। ये जी, छोटी जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचती है तो वो जी के साथ ही खींचती है, इसी की मदद से खींचती है। इसी जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मदद से खींचती है, इसी बोल सकते हैं इसी परिमाण के साथ खींचती है या इसी दर के साथ खींचती है, ठीक है, दर बोलना ज्यादा सही रहेगा, इसी दर के साथ खींचती है, रेट के साथ खींचती है, तो जी के साथ खींचती है। तो कोई वस्तु का जो भार होता है, जो भार लिखते हैं, भार जिसको हम W से निरूपित करते हैं, तो जो W होता है, अगर इस ईंट की बात करें तो इस ईंट का W मतलब भार नीचे की तरफ आएगा, कितना आ जाएगा? mg के बराबर। ये गुणा हो जाता है, जितना द्रव्यमान होगा वस्तु का उसके साथ इस जी का गुणा कर दो तो वस्तु का भार निकल आता है। तो इसका भार लिखूं मैं तो W बराबर क्या लिखूंगा मैं? mg के, ठीक है, W बराबर mg का। अगर आपका पृथ्वी पर भार, मान लो आपका भार जो है पृथ्वी पर, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, मान लेते हैं कि आपका भार, पहला एक एग्जांपल लेते हैं, क्या किसी का भार, किसी एक लड़के का, मान लो 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उसका वजन दे रखा है। उसका वजन अगर W बराबर, वो बोल रहा है कि मैं 10 किलोग्राम, या मान लो उसका द्रव्यमान अगर निकालना है आपको, कोई वस्तु का भार दे रखा है मान लो 60। अब वो किलोग्राम नहीं लिख सकता, भार का जो मात्रक होता है, ये एक तरह का बल है, मैंने बताया बल है। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, पहले से आपको पता है। तो न्यूटन होता है, तो 60 न्यूटन इसका भार है, 60 न्यूटन इसका भार है। तो अगर इसका द्रव्यमान निकालना है, अगर मान लो ये पृथ्वी पर ना होता तो इसका भार जो है, ये भार अगर निकालते, अगर पृथ्वी के सापेक्ष इसका भार निकालें, तो क्योंकि W बराबर mg होता है, तो mg बराबर क्या लिखूंगा मैं? 60, mg बराबर 60। तो m बराबर मैं लिखूं तो g का मान लगभग होता है, बच्चों, g का जो मान होता है, ये छोटे g का मान लगभग होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, क्योंकि त्वरण है, त्वरण मतलब मीटर प्रति सेकंड, या इसी को हम लगभग बराबर लिख सकते हैं। 9.8 मतलब 0.2 अगर जोड़ दें इसमें तो लगभग ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग।
तो कई जगह ये लिखा रहता है, कई जगह ये लिखा रहता है। तो जो सच वाली वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो ये वाली है, सही वैल्यू ये वाली। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए, जो जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हम करते हैं उसको आसान करने के लिए जी का मान हम कभी कभी 10 लिख लेते हैं। किताब में अपने से बोल देता है प्रश्न में कि आपको जी बराबर 10 यूज करना है, ठीक है, ताकि आपका जो मान है वो आसानी से आ जाए, चीज़ें आसानी से कट जाएंगी, गुणा आराम से कर सकते हैं आप। तो m बराबर निकालना है तो ये 60/g, जी का मान कितना 10, तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 किलोग्राम का है। जो लड़का, जिस लड़के का भार 60 न्यूटन का है, वास्तव में उसका जो द्रव्यमान है वो सिर्फ 6 किलोग्राम है। अगर वो पृथ्वी को हटा दो, मतलब पृथ्वी को हटाने का मतलब कि ये जी का मान हट जाए, मतलब जी बराबर हट जाए, जी बराबर खत्म कर दो, जीरो हो जाए, जी जीरो हो जाए, खत्म कर दो, तो जो द्रव्यमान होगा उसका इतना दिखेगा, ठीक है, 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम का है, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो बल है इसको कोई नहीं हटा सकता किसी भी रूप में, कितना भी प्रयत्न कर लो आप, इस गुरुत्वीय त्वरण को आप अपने से अलग नहीं कर सकते जब तक कि आप पृथ्वी पर हैं, ठीक है, धरती पर आप हैं, पृथ्वी पर आप हैं। तो ये जो जी है ये हरदम और हरदम ही रहेगी, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। जो तीसरा बल है, तीसरे बल का नाम है यहां पर, तीसरे बल का यहां पर नाम है तनाव बल। तनाव बल को बोलते हैं बच्चों टेंशन। सिर्फ टेंशन लिख दो, टेंशन भी लिखा रहता है किताब में। अगर आपको टेंशन बल लिखना है तो टेंशन फोर्स लिख दो, टेंशन फोर्स लिख दो, यहां पर फोर्स लगा दो। वास्तव में अगर आपने सिर्फ टेंशन लिख दिया है, तो ये भी एक बल है, ये आपस में पर्याप्त है। टेंशन मतलब तनाव बल, या आपको टेंशन फोर्स लिखना है तो पूरा लिख दो टेंशन फोर्स, ठीक है। तो टेंशन किताब में अगर लिखा है कहीं पर तो मतलब वो तनाव बल की बात कर रहा है। समझ में आ रही बात। अगर आपसे पूछना है तनाव कितना है, मतलब तनाव बल कितना है, कहीं की आपको किताब में प्रश्नों में लिखा होता है कि तनाव कितना है या रस्सी में तनाव कितना है। तो तनाव बल आप कहां पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रस्सी में, मतलब अगर मान लो यहां पर 2 बच्चे हैं, रस्सी पकड़ खेल रहे हैं, वो ये है, ये 2 बच्चे हैं यहां पर, ये मैदान में खड़े हैं, ये एक ये हो गया और एक यहां पर खड़ा है, ठीक है, एक यहां पर खड़ा है ये, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक रस्सी है, एक रस्सी इसके हाथ में यहां से यहां तक फैली है, इस तरह से रस्सी है, या रस्सी ऐसे नहीं होगी वास्तव में रस्सी जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, बीच में झुकी हुई। अभी ये ताने नहीं है, अभी खींचे नहीं है, अभी इसमें तनाव नहीं है रस्सी में। तो अब इसको ये खींचना चालू की है, मतलब ये दूर दूर हो रहे हैं, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। तो इस पर ये बल इधर लगा रहा है, एफ बल मान लो लगा रहा है, और ये वाला एफ बल लगा के इधर खींच रहा है। तो दोनों एफ बल लगा के खींच रहे हैं, या मान लो ये F1 बल लगा रहा है, ये F2 लगा रहा है, ये ज्यादा बल लगा रहा है, ये ज्यादा बल लगा रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन खींच रहे हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये दोनों खींच रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये दोनों खींचना जब चालू करते हैं, जब ये खींचना चालू करते हैं तो रस्सी क्या होती है, तन जाती है, खींच जाती है। तो रस्सी कुछ इस तरह से हो जाएगी, खींच करके रस्सी हो जाएगी ऐसी सी, एकदम सीधी, रस्सी एकदम सीधी हो जाएगी। मतलब इस पर एक बल लगने लगेगा दोनों की तरफ से, ये इधर जब खींचेगा तो इसका परिणामी बल इधर आएगा, तो तनाव इसके लिए ये इधर T, और इसके वजह से भी तनाव इधर T, मतलब दोनों की वजह से तनाव आएगा, तो उसको T, टेंशन बल को T से निरूपित करते हैं, ठीक है, T से निरूपित करते हैं। और इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है, क्योंकि बल है, ये बल है तो न्यूटन ही होगा। न्यूटन मतलब बड़े एन से निरूपित करते हैं, न्यूटन को बड़े एन से निरूपित करते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो हो गए बल जो हम पढ़ते हैं, जो इस अध्याय में आएंगे, जो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं, वो ये बल है, कुछ बल हैं जो हमने देखा। अब ये किताब अगर रखी थी, इसको अगर देखें तो इसका अगर द्रव्यमान निकालना है तो जी से ये नीचे आएगा। अगर इसका द्रव्यमान m है तो जी बल नीचे लग रहा है टेबल के, क्योंकि टेबल पृथ्वी पर रखी है और पृथ्वी नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ सभी वस्तुओं को खींचना चाहती है अपने, तो केंद्र की तरफ इसको भी खींचेगी, कितने बल से, mg से, और यही इसका भार कहलाएगा, ठीक है। तो वास्तव में जब आप दुकान पर चीनी या आलू या कुछ भी चीज लेने जाते हैं, तो जब आप बोलते हैं मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो 5 किलोग्राम नहीं होना है, वास्तव में वो किलोग्राम होता नहीं। आप उससे मांगते हैं 5 न्यूटन, आप उससे मांग रहे होते हैं कि 5 न्यूटन मुझे आलू दे दो। अगर आप ये बोलोगे तो वो दुकानदार कहेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या बोल रहा है तू, किलोग्राम कितना ग्राम चाहिए, किलोग्राम चाहिए, ये बोलो। लेकिन जैसे ही आप न्यूटन में बोलोगे कि 5 न्यूटन, तो वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा यार ये क्या बोल रहे हो, है ना,
किलोग्राम उसको पता है, उसको फिजिक्स थोड़ी पता है। उसको अगर फिजिक्स पता होगी तो वो समझ जाएगा, नहीं पता होगी तो वो कहेगा कि पागल है क्या, न्यूटन को नहीं होता, किलोग्राम में लेना है तो लेने तो चल, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो आप वास्तव में न्यूटन में सब चीजें लेके आते हैं, उसको किलोग्राम बोलते हैं। अब क्यों किलोग्राम बोलते हैं? क्योंकि जो जी का मान है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड में लिखा हूं यहां पर, यह मान क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक समान है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अगर मैं मान लूं, वास्तव में एक समान नहीं होता, लेकिन अगर मैं मान लूं कि एक समान है, तो चाहे जहां पर तराजू में ले जाओ तौलो, अगर हर जगह एक बराबर बल लग रहा है तो उस बल के प्रभाव को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको हम भार को द्रव्यमान की तरह ही तौल लेते हैं कि भाई 5 किलोग्राम, तो उसको किलोग्राम मान लेते हैं। इसलिए क्योंकि तराजू पर भी वही बल लग रहा है, आपके चीनी पर भी वही बल लग रहा है, तो जो बल लग रहा है वो हर वस्तुओं पर बराबर लग रहा है। इस वजह से हम मान लेते हैं कि जो बल, जो चीज हमें तौल के दे रहा है वो 5 किलो मांगा है तो 5 किलो है, 1 किलो मांगा है तो 1 किलो है। नहीं तो वास्तव में वो क्या देता है? न्यूटन देता है। तो आलू वाले से बोल दे, आप आलू वाले से आज बोलना कि भैया 5 आलू, या सब्जी वाले को बोल देना कि भैया 5 न्यूटन मुझे या 2 न्यूटन मुझे दे दो सब्जी, बैगन दे दो, आलू दे दो, कुछ भी आपको जो चाहिए। तो देखो वो क्या बोलता है, ठीक है, बोल के देखना। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है या वो कैसे जवाब देते हैं, उनका आंसर क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। गति का नियम, गति का नियम। अब न्यूटन के गति के नियम के बारे में बात, क्योंकि अध्याय का नाम ही है गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। किताब में नहीं लिखते, कोचिंग वोचिंग वाले लिख देते हैं, शॉर्टकट निकाले हैं इसका। तो हम देखते हैं भाई, इसका करते हैं कुछ इंतजाम करते हैं। तो हमें न्यूटन जी ने बताया कि भाई 3 तरह के नियम होते हैं। जो न्यूटन जी ने नियम बताए वो कितने हैं? 3। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। आसान है याद करने में, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ऐसा नहीं है कि गति का नियम का नाम है तो याद करना पड़े कि भैया ये सिद्धांत, ये नियम, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, कितना आसान है। तो बस यह गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, क्योंकि न्यूटन नहीं बनाया था तो न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर गति के नियम हम देखें तो पहले नियम की बात करते हैं। पहले नियम की अगर मैं बात करूं तो पहला नियम क्या कहता है? पहले नियम को बोला जाता है न्यूटन का प्रथम नियम या गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं, इसी को एक दूसरे नाम से बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चों? इसका दूसरा नाम होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। जड़त्व अगर आपको समझना है सही तरीके से तो आप मेरी पिछली क्लास, बोर्ड की क्लासेस बनी हुई हैं जड़त्व पर, एक पूरा लेक्चर बना हुआ है। जड़त्व, द्रव्यमान और भार में संबंध क्या होता है, कैसे होता है, जड़त्व के बारे में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मेरी पड़ी हुई है। तो अगर आपको जड़त्व समझना है तो वास्तव में यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ वो गति का नियम बताने वाला हूँ, प्रथम नियम। तो जड़त्व का नियम भी उसको बोलते हैं। तो अभी समझ में आ जाएगा, अगर आप समझना चाहोगे, अगर आप थोड़ा बहुत जानते होगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। तो जड़त्व का नियम क्यों बोलते हैं? अगर किसी चीज को जड़त्व बोल रहे हैं, जैसे एक अगर सब्जी वाला है, जैसे मैं बोल रहा हूं सब्जी वाला, अब ये सब्जी वाला क्यों इसको नाम दिया जाता है? सब्जी जो बेचता है उसको सब्जी वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका काम है, वो सब्जी का काम करता है, वो सब्जी बेचने का काम करता है, इसलिए इसका नाम सब्जी वाला पड़ा। सब्जी वाला इसका नाम पड़ा क्योंकि ये सब्जी बेचता है। दूध वाला जब मैं बोलता हूं या हम बोलते हैं दूध वाला, तो मतलब ये जो है, ये जो आदमी दूध वाला जिसको हम बोल रहे हैं, वो इसका मतलब कि वो दूध वाला है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं दूध का धंधा करता है, दूध का व्यापारी है। दूध ले जाना, ले आना, ठीक है, तो होटल पे देना, घर में आके देना, कई तरह के दूध वाले होते हैं। कुछ लोग जो दूध देते हैं होटल पे, कुछ लोग देते हैं घरों में जाके पहुंचाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर इनका दूध का काम है, दूध का धंधा है। तो दूध वाला, सब्जी का धंधा है तो सब्जी वाला। इसी तरह अगर इसको हम नाम कुछ और दे रहे हैं, और इनका एक और भी नाम होता है, इनका भी खुद का नाम होता है। जैसे ये भी उनका एक नाम होगा ना भाई, मान लो इसका नाम मोहन है, जो सब्जी देता है मोहन, सब्जी वाले का नाम मोहन है। कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। आपका अगर नाम है मोहन तो परेशान मत होना, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं। तो मोहन, और दूसरे का नाम मान लेते हैं राहुल है। अब ये कुछ भी नाम हो सकते हैं, ठीक है, मोहन, राहुल, श्याम, घनश्याम, कुछ भी नाम हो तो ये नाम है। अब इनको इस नाम से ना बुला के
इस नाम से कितने लोग बुलाते होंगे? जो इनको जानते हैं, जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो इनके आसपास रहते हैं, वो जानते हैं इनका नाम ये है। लेकिन जहां ये दूध देते हैं, जहां ये सब्जी वाले सब्जी का धंधा कर रहे होते हैं, वो सब्जी वाला बुलाते हैं, दूध वाला बुलाते हैं, दूध वाले भैया, सब्जी वाले भैया। क्यों? क्योंकि इनका काम है। इसी तरह से यहाँ पर न्यूटन ने क्या किया, जब न्यूटन ने लिखा नियम, तो न्यूटन के नाम पर लिख दिया गया कि न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि न्यूटन ने दिया। अब इसी को एक और नाम से जानते हैं। क्यों नाम से जानते हैं? क्यों इसका जड़त्व का नाम दिया गया? क्योंकि ये जो पहला नियम है, जिस तरह ये सब्जी वाला मोहन सब्जी से संबंधित था, इसीलिए इसका नाम सब्जी वाला पड़ गया। इसी तरह प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, इसलिए इसका जड़त्व का नियम पड़ गया। समझ में आई मेरी बात? मेरे बताने का मतलब ये था कि ये नियम इस पर नाम पड़ गया क्योंकि पूरा का पूरा नियम जो है ये जड़त्व पर आधारित है। ठीक है, ये पूरा नियम किस पर आधारित है? जड़त्व पर। जड़त्व पर आधारित है, जड़त्व पर आधारित है, इसलिए इसका नाम जड़त्व का नियम बोलती है। तो जड़त्व का नियम अगर आपको बोल रहा है कि जड़त्व का नियम क्या होता है बताना है, तो आप प्रथम नियम लिख सकते हैं, आराम से आपका आंसर वही होगा और आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। ठीक है, मतलब आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। अगर आपको जड़त्व का नियम पूछा जाए और न्यूटन का पहला नियम आप लिख के चले आते हैं, मतलब आपने कोई गलती नहीं की, आपने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, कुछ इसमें समीकरण वगैरह नहीं है, सिर्फ बोलने का है, शब्द शब्द है। तो न्यूटन ने कहा कि अगर कोई वस्तु रुकी है, कोई वस्तु यहां पर अगर रखी है तो ये रखी ही रहेगी। m द्रव्यमान है इसका, तो ये इसी जगह पर रखी रहेगी। ए जगह पे मान लो रखी है, ए बिंदु पे रखी हुई है तो यहीं रखी रहेगी। और अगर कोई वस्तु, मान लो कि एक गेंद है, फुटबॉल है या गेंद है कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं कि एक गेंद है और इसको अगर ये इसको मान लो धक्का दे दिया गया है, अब ये चलते हुए आगे जा रही है, आगे बढ़ रही है और ये v वेग से चल रही है। तो जिस वेग से जिस दिशा में चल रही है इसी दिशा में चलती रहेगी, क्योंकि जड़त्व जो है तीन तरह के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या होते हैं? ये होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व। दूसरा होता है गति अवस्था का जड़त्व, मतलब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा मतलब डायरेक्शन, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे बोलते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी है। तो गति का और गति, दिशा और स्थिर अवस्था का मतलब ये रुकी है तो रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए, बाह्य बल, बाह्य बल लगा के इसको खींचा ना जा सके या धक्का ना दिया जाए, तब तक ये रुकी रहेगी। और ये गेंद अगर मान लो चल रही है तो ये चलती ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं। न्यूटन जी कहते हैं ये रुकेगी ही नहीं तब तक जब तक कि इसको रोका ना जाए कोई बल लगा के। अब इस पर कोई अगर इस तरह से बल लगा दिया जाता है, यहां से आए कोई और इस पर बल लगा दे, इस तरह से F बल लगा देता है, तो इसको रोकने के लिए बल लगा रहा है, हाथ लगा दे, पैर लगा दे, कुछ और लगा दे, दीवार खड़ी कर दे, तो ये गेंद रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि इस पर अब बल लग गया, इसके दिशा के विपरीत बल लग गया। और दूसरी दिशा, अगर ये इस दिशा में जा रही है, मान लो ये पूर्व की तरफ जा रही है, पूर्व की तरफ जा रही है, तो अगर इस पर कोई बल ना लगाया जाए, इसको बल लगा के अगर मोड़ा ना जाए इधर इधर या इधर या इधर, अगर मोड़ा नहीं जाता तो ये सीधा चलती रहेगी। न्यूटन जी ने ये कहा। तो ये होता है गति का प्रथम नियम। समझ में आई बात? ठीक है, गति के द्वितीय नियम पर चलते हैं। गति के द्वितीय नियम पर पहुंचते हैं बच्चों। गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम दूसरा, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जो होता है ये बल की माप बताता है। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं पहले ही। ये क्या बताता है? ये नियम बताता है बल की माप। न्यूटन का सबसे सही और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, बल की माप बताता है। ये नियम ऐसा है जो ये बता देता है कि किसी वस्तु पर बल कितना लगाता है। इससे पहले कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि कितना बल लगा रहे हैं वस्तु पर, लेकिन न्यूटन आए और उन्होंने बताया कि मैं बता सकता हूं आपको कि मैंने कितना बल लगाया किसी वस्तु को चलाने के लिए, और कितने बल की आवश्यकता होगी। कोई वस्तु नहीं चल रही है तो उसको अगर चलाना है तो कितने बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, कितना मैं बल लगा दूं तो कोई वस्तु चलने लगे। तो ये सब चीजें न्यूटन के द्वितीय नियम से आती हैं, जिसको बल की माप, जो मतलब बल को बताता है तो कितना बल लग रहा है वस्तु पर, ये बता देता है। तो ये शॉर्ट रिवीजन चल रहा है, फटाफट मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ रिवाइज कराऊंगा, पूरा नियम एक तरफ से नहीं।
द्वितीय नियम बोला गया इनका, द्वितीय नियम में ये न्यूटन का मास्टर नियम, इसको कहते हैं मास्टर लॉ, न्यूटन्स मास्टर लॉ। यह इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, न्यूटन्स मास्टर लॉ, इसको इस नाम से भी जानते हैं बच्चों। मतलब जितने भी तीनों नियम में से ये एक नियम है, बाप नियम है, मतलब ऐसा नियम है कि इससे पहला नियम भी निकल जाएगा, दूसरा भी नियम भी निकाल देंगे, अगर पहला नियम भी और तीसरा नियम भी। मतलब इस एक नियम से द्वितीय नियम इनका ऐसा नियम है जिसमें पहला नियम और तृतीय नियम, तीसरा नियम दोनों समाहित है, दोनों को हम हल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूटन के दूसरे नियम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। और इस नियम इसको बोलते कैसे हैं, न्यूटन ने कहा कि कोई अगर m द्रव्यमान की वस्तु है, कोई अगर m द्रव्यमान की ये वस्तु है और इस पर अगर कोई बल F लगा दिया जाए, कोई बल F लगा दिया जाए और ये अगर त्वरित हो जाए, त्वरण इसमें पैदा हो जाए A का, अगर एक वस्तु में बल लगाने पर इसके त्वरण ये त्वरित गति करने लगे, m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने से ये त्वरित गति करने लगे, तो उन्होंने कहा कि जो वस्तु जो है, द्वितीय नियम में उन्होंने कहा कि वस्तु पर लगाया गया जो बल होगा उसके जो संवेग होगा, उसका संवेग होगा, मान लो त्वरित नहीं कर रहे हैं यहां पर, इसको मान लो v वेग से चल रही है, अभी ऐसा मान लो v वेग से, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मान लो v वेग से चल रही है, तो v वेग से जब चलने लगी तो यहां पर न्यूटन ने कहा कि जो लगाया गया बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है इस वस्तु के, ये जो वस्तु है m द्रव्यमान की, इस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के। तो संवेग क्या होता है, संवेग मैं बता देता हूं, P बराबर होता है, संवेग आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, mv के, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ये क्या है, ये है संवेग, ठीक है, संवेग कहलाता है। तो यहां पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया संवेग परिवर्तन की दर, जो लगाया गया बल है इस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को बताता है। संवेग परिवर्तन मतलब लगातार बल ऐसा लगाया जा रहा है कि ये लगातार इसकी जो गति है वो बदल रही है, बदलती हुई परिवर्ती गति है इसकी, एक समान गति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। अगर एक समान गति कर दिया तो यहां पर न्यूटन का नियम नहीं लगेगा। तो यहां पर F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, dp/dt के, संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन को ऐसे ही लिखा जाता है dp/dt, dp/dt लिखा है, dp/dt को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है तो ये जब चिन्ह हटेगा तो ये इस तरह लिखा जा सकता है F बराबर, ये बराबर का जब चिन्ह लगाऊंगा तो जब कोई भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, अनुक्रमानुपाती चिन्ह या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर एक स्थिरांक या एक नियतांक आता है जो कि समानुपातिक नियतांक होता है, ठीक है, या अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। तो अनुक्रमानुपातिक नियतांक में मान लेता हूं k है, तो k dp/dt, ये हो गया न्यूटन का ओरिजिनल नियम। अगर बराबर के रूप में लिखना है तो k। अब आप बोलते होंगे यार सर क्या बता रहे हो, यहां पर तो k मैंने कभी नहीं देखा किताब में। तो बच्चों आपने किताब पढ़ी, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ी, जिस नजरिए से, वो नजरिया नहीं था आपका, उस नजरिए से आपने देखा नहीं किताब को, यहीं पर आप गलती कर गए। किताब में आप बोलोगे कि सर जी लिखा होता है F बराबर dp/dt के, आप बोल रहे होगे, सोच रहे होगे कि सर जी ऐसा तो k वगैरह का कोई लोचा तो होता ही नहीं। तो k होता है बच्चों, आपने ध्यान नहीं दिया, किताब की एक लाइन में लिखा होता है, सिर्फ पतली सी छोटी सी इतनी बड़ी सी एक लाइन लिखा होता है जहां पर k का मान लिख देता है। वो बोलता है यहां पर, जब ये हटाता है तो यहां पर किताब में एक लाइन लिखी होगी और वो ये लिखता है कि k का मान 1 है, k का मान 1 है। क्यों है k का मान 1? क्योंकि यहां पर वो बोलता है कि अगर मान लो कोई वस्तु जो है 1 किलोग्राम की है, ये एक वस्तु है, अगर m बराबर 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम वस्तु पर अगर बल जो है 1 न्यूटन का लगाया जाए, 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और इसमें 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और अगर इसका वेग जो है, इसका वेग जो है 1 मीटर प्रति सेकंड हो, 1 न्यूटन का 1 किलोग्राम वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से अगर वो 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना चालू कर दे तो जो k का मान होगा वो अपने आप k बराबर 1 आ जाएगा। निकाल के देख लो, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, निकाल के देख लो, यही आएगा। तो इस नियम को जब k बराबर 1 रखेंगे तो ये अपने आप ये बन जाएगा F बराबर dp/dt के, dp/dt।
तो न्यूटन का अगर सही नियम बोला जाए तो ये होता है, जो हम F बराबर ma लिखते हैं वो इसका परिवर्ती रूप है। न्यूटन ने जो लिखा था वो ये लिखा था, न्यूटन ने जो बोला है वो ये बोला है, ये बोला है, ठीक है। अब आगे इसी को थोड़ा सा बदल के देखते हैं, ये फॉर्मूला हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब हमने आपको बताया कि जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है, P बराबर, संवेग P बराबर क्या होता है, mv के, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग के। तो यहां पर P लिखा है, यहां पर P लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं F बराबर d, और ये लिख सकता हूं mv के, P के जगह पर mv लिख दूं और नीचे है dt, नीचे है dt के। या इसी को मैं थोड़ा सा हल करूं तो ये बन जाएगा, m बाहर आ जाएगा क्योंकि m तो परिवर्तित नहीं होगा। वस्तु का जो द्रव्यमान अगर 5 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु है तो 5 किलोग्राम ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो चलने लगती है तो 1 किलोग्राम की हो जाती है, 50 किलोग्राम की बन जाएगी, नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप अगर बस पे या गाड़ी चलाने लगते हो तो क्या आपका द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्या नहीं होता। तो ये m बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, dv बटे dt के। अब हमें एक चीज यहां पता है कि जो a होता है त्वरण, त्वरण, चूंकि त्वरण बराबर होता है, त्वरण a बराबर होता है, त्वरण को a से निरूपित किया जाता है, एक्सेलरेशन जो होता है त्वरण, ये होता है dv बटे dt। यही आप पढ़ते हैं ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो dv बटे dt लिखा है, मतलब यहां से इसको मैं लिख सकता हूं m, और dv बटे dt को मैं क्या लिख सकता हूं, a, तो ये हो जाएगा ma। अब ये हमारे पास नियम आ गया, जो आपको सबसे पसंदीदा आपका सूत्र है F बराबर ma। ये न्यूटन ने तौल के बता दिया कि अगर m द्रव्यमान की वस्तु है, a त्वरण से अगर त्वरित हो रही है F बल लगाने से, तो बल कितना लगा है आप बता सकते हैं, निकाल सकते हो बल कितना है। तो आपको न्यूटन ने तौल करके नियम बता दिया कि भाई ये नियम है, और यहां पर आप बल पा सकते हैं कि बल कितना आपने लगाया। आप त्वरण बस उसका अगर निकाल लो, द्रव्यमान उसको तौल लो, द्रव्यमान उसका पता है, तो बल मैं बता दूंगा। इस सूत्र में सब चीजें रख दो, अपने आप में बताऊंगा कि बल कितना लगाया आपने, या कितना लग रहा था, अगर किसी दूसरे ने भी लगाया तो कितना लगाया वो मैं बताऊंगा ये सूत्र से। तो यहां पर F बराबर ma, मात्रक क्या होता है बल का, फटाफट चलते हैं आगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, रिवीजन की क्लास है बच्चों। बल होता है, बल का मात्रक मैं अगर देखूं और बताऊं आपको, तो m लिखा है, m मतलब किलोग्राम, m मतलब किलोग्राम, किलोग्राम में द्रव्यमान को नापते हैं, द्रव्यमान है। a क्या होता है, a होता है त्वरण, त्वरण मतलब मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड का वर्ग, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। मतलब यहां पर बन गया, बल को मैं बोल रहा हूं कि क्या होता है, बल को बोलते हैं न्यूटन, बल को, बल का मात्रक लिखा गया न्यूटन। तो यहां से पता चल गया मुझे कि न्यूटन जो होता है ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो अगर मुझे लिखना है 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन की परिभाषा लिखनी है, ये 1 नंबर या 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आपके बोर्ड वगैरह के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 न्यूटन की परिभाषा बताओ। तो आप बताओगे कि अगर 1 किलोग्राम वस्तु को, 1 किलोग्राम वस्तु पर बल लगाने से, 1 किलोग्राम वस्तु पर बल लगाने से अगर वो 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के साथ, प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट के साथ अगर त्वरित हो जाती है, तो लगाया गया जो बल होगा वो 1 न्यूटन हो गया, लगाया गया जो बल होगा वो 1 न्यूटन हो गया। 1 न्यूटन की परिभाषा हो गई, मतलब न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन बराबर ये होता है, ठीक है। हो गया, समझ में आई बात यहां तक, बिल्कुल अच्छी बात है अगर समझ में आ गई। तो तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरे नियम से पहले एक छोटी सी चीज बाकी है, तीसरे नियम से पहले बच्चों एक छोटी सी चीज बाकी है, ठीक है। क्या बाकी है मैं बता देता हूं आपको, क्या बाकी है, आवेग बाकी है। आवेग मतलब इंपल्स, ये जरूरी है इसलिए मैं लिख रहा हूं। आवेग को निरूपित करते हैं जे से, बड़े जे से आपने पढ़ रखा है, ये सदिश राशि होती है। यहां पर जो आवेग है ये कहीं ना कहीं इसका जो भाई है, जुड़वा भाई, आवेग का एक जुड़वा भाई होता है, जुड़वा भाई होता है, जो कि होता है संवेग। ये आवेग और संवेग दोनों एक ही पिता या एक ही माता के पुत्र हैं। एक का नाम आवेग है, एक का नाम संवेग है। संवेग को निरूपित करते हैं पी से, छोटी पी से, ठीक है, ध्यान देना, छोटी पी से।
तो संवेग p होता है, आवेग j होता है। इसको बड़े j से निरूपित करते हैं। ये दोनों जुड़वा भाई है, मतलब आपको अगर लिख दूं मैं, क्यों जुड़वा भाई बोल रहा हूं ये अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो आवेग और आवेग को अगर परिभाषित करना है कि आवेग होता क्या है, तो आपने पढ़ रखा है कि किसी वस्तु पर अगर थोड़े समय के लिए बल लगाया जाता है, तो बल जो लगाया गया है और जितने समय तक लगाया गया है उस थोड़े समय को अगर गुणा कर दें, मतलब उनका गुणनफल जो होगा वो उस वस्तु के आवेग को बताएगा। ठीक है, मतलब इसको मैं लिखना चाहूं तो आवेग जो होता है ये बराबर होता है बल और गुणे लगाया गया समय। ठीक है, अल्प समय, ध्यान देना यहां पर अल्प समय, अल्प मतलब बहुत थोड़ा। तो यहां पर अगर मान लो कि कोई ये वस्तु है, या इसको ऐसा समझो कि आप क्रिकेट तो खेलते होंगे, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं आप, तो ये गेंद है कोई, ठीक है, ये गेंद है और ये गेंद को बैट्समैन ने मारा है, ऊपर गई थी, ये ऊपर गई थी गेंद, अब ये नीचे गिर रही है, इस तरह से आ रही है। और यहां पर आप हैं, आपको अपने हाथ में जो है गेंद को कैच करना है, इसमें आपको गेंद को यहां पर पकड़ना है, ग्लव्स लगा रखा है, आपको पकड़ना है। तो क्या करना है आपको, आप अगर ऐसे ही हाथ खोले रहो और ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो गेंद आएगी, अगर गेंद की रफ्तार बहुत ज्यादा है, वी वेग से चली आ रही है, तो ये गेंद क्या करेगी, आपके हाथ में टकराएगी और बाहर गिर जाएगी। तो दो चीजें होंगी, एक तो आपको चोट लगेगा, दूसरी गेंद भी गिर गई, कैच भी नहीं कर पाए आप। इसका मतलब दो नुकसान हो गए, आप अब 2-3 मैच खेल नहीं पाओगे, आपके हाथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है, अगर बहुत तेज है तो उंगली वगैरह टूट सकती है, हाथ फट सकता है, उंगलियों के बीच में लग गया तो उंगली फट जाती है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका आवेग बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा बल है। भले ही ये मान लो 200 ग्राम की गेंद है, भले ये 200 ग्राम की, लेकिन वेग इसका ज्यादा है कि इसका जो संवेग होता है P बराबर mv, इसका मान बहुत ज्यादा होता है। वेग जितना होगा, अगर मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक सेकंड में 20 मीटर जा रही है, तो 20 गुणे 200 करो, कितना आएगा, जितना भी आए। अच्छा ये ग्राम में है तो इसको बदल लो, किलोग्राम में बदलेंगे और उसके बाद गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखेंगे तो जो संवेग आएगा बहुत ज्यादा आएगा, मतलब उसके सहने के लिए आपके हाथ जो है वो सही नहीं है, तो गेंद आएगी बाहर गिर जाएगी। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बल लगाते हैं गेंद पर, हम गेंद पर बल लगाते हैं, जैसे ही कैच आता है हम हाथ को पीछे खींचते हैं, हम ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं बहुत लोग ऐसे बैठ जाते हैं। तो जो ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको हाथ में चोट भी नहीं लगे और इसके साथ साथ चोट से बचने के साथ साथ कैच भी कर सकें, वो गेंद को पकड़ सकें। तो ऐसा करने से क्या होता है, मान लो गेंद यहां पर इसके हाथ में आ रही थी, या टी समय था या T1 समय था, अब इसने हाथ को थोड़ा सा यहां से खींच करके हाथ को ये नीचे तक लाया, यहां तक हाथ को लेके चला आया, ये हाथ को यहां तक लाया और गेंद यहां से यहां तक आने में इसने रोक ली। ये जो गेंद आ रही थी ये टाइम था T2, तो T1 से T2 समय में इसने रोक लिया, मतलब ये कुल समय में देखे तो इसको मैं डेल T लिखूंगा, थोड़ा सा समय। अगर T1 माइनस T2 करूंगा, T2 माइनस T1 करूंगा तो डेल T समय में इसने रोक लिया। और बल कितना लगाया इसने, मान लेता हूं कि F बल लगाया। तो अगर बल बराबर लिखना है, आवेग बराबर लिखना है, मतलब J बराबर लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, बल मतलब गुणे F, और F गुणे क्या हो जाएगा, अल्प समय मतलब डेल्टा T के, या इसको मैं सीधा लिखूं तो J बराबर F डेल्टा T के। ये हो गया आवेग। अब आवेग का मात्रक आप बोल रहे थे कि संवेग का भाई है, जुड़वा भाई है, तो कैसे है ये मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर मैंने बोला ये आवेग है, आवेग को मैं J लिख देता हूं। F का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन होता है और गुणे में है समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो यहां पर न्यूटन मतलब N हो गया, सेकंड मतलब हो गया S, NS लिख गया। अब न्यूटन को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो न्यूटन को मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड का वर्ग। क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं J बराबर, मैंने लिखा है तो इसी को मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, मतलब सेकंड का वर्ग गुणे ये वाला सेकंड लिखा है तो इसको सेकंड, तो S से S कट गया, कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आवेग का मात्रक आ रहा है, संवेग का मात्रक चेक करते हैं।
संवेग का मात्रक चेक करते हैं प्रति सेकंड, ठीक है। अब संवेग का मात्रक चेक करते हैं। संवेग मैंने बताया आपको p बराबर होता है mv के, m बराबर होता है किलोग्राम, v मतलब मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। ये देखो ये जो आ रहा है यही आ रहा है क्या, इसीलिए ये दोनों जुड़वा भाई हैं, इसीलिए ये दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, पहचान में नहीं आते। अगर आपको कहीं पर लिखा दे किताब में प्रश्न में 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो अब आपको नहीं पता है कि ये आवेग लिखा है या संवेग लिखा है, तो बहुत गलती कर जाएंगे आप, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है। तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। लास्ट जो नियम आपको पता है, तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नाम नियम। इसको दूसरे सबको एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह है कि दीवार को आप जाके एक थप्पड़ मारो, देखो आपके हाथ पे लगता है कि नहीं। समझ में आई बात? मतलब कि जितना तेजी से आप बल लगा रहे हैं उतनी तेजी से जितना तेजी से आप बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, वो वस्तु भी उतनी तेजी से आप पर बल लगाती है। मतलब कि कोई वस्तु पर जो क्रिया होती है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये है कि अगर मान लो कि एक ये ईंट रखी है, ये इस ईंट का द्रव्यमान m है, इसको मैं F बल लगाता हूं, F बल लगा के इसको मारूंगा, इसको अगर मैं धक्का दूंगा तो ये मेरे हाथ पे चोट लग जाती है। क्यों चोट लग जाती है? क्योंकि ये भी एक बल मारती है। जिस समय पे इसको मैं मारता हूं उसी समय पे ये भी मुझे मारती है, और जितना बल लगा रहा हूं इतने ही बल के साथ मारेगी, लेकिन इस दिशा में। तो क्रिया मैं कर रहा हूं इस पे, मेरा हाथ इधर कहीं है, मैं इसको हाथ को ले जाके मारा, तो ये मेरा हाथ एक वस्तु हो गई और ये वस्तु हो गई दूसरी, ये जो ईंट है ये दूसरी वस्तु हो गई। तो क्रिया मैं कर रहा हूं ईंट पर, क्रिया हो रही है ईंट पर, प्रतिक्रिया हो रहा है ईंट कर रही है मेरे हाथ पर। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है, जो ये नियम हो रहा है, ये दोनों बल जो लग रहे हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं, लेकिन सेम समय पे लगते हैं, दोनों का परिमाण समान होगा, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का बल, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसको अगर गणितीय रूप में लिखें तो मैं मान लूं कि मैंने इस पर लगाया F1, मान लो ये पहली वस्तु है, ये पहली वस्तु थी और ये दूसरी वस्तु, तो पहले वस्तु ने दूसरे पर बल लगाया, तो इसको मैं लिख दूंगा F, दूसरे पर बल लगाया मतलब F21, पहले वस्तु ने दूसरे वस्तु पर बल लगाया F21, ये बराबर है किसके? दोनों का परिमाण बराबर है, मतलब ये जो बल लग रहा है उल्टा ईंट ने जो हमारे हाथ पे बल लगाया वो बराबर है, मतलब F12, लेकिन क्योंकि दिशा अलग अलग है, एक इधर जा रहा है एक इधर, तो इसमें एक में माइनस का चिन्ह लगा दो, तो ये माइनस का चिन्ह। ये हो गया गणितीय रूप, न्यूटन के गति का तीसरे नियम का गणितीय रूप, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है, रॉकेट वगैरह का सिद्धांत, चांद पे जो भेजते हैं, सब चीजों में यही नियम लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। संवेग संरक्षण का भी नियम होता है, लेकिन ये भी नियम वहां पर लगता है, ठीक है। और इसी तरह से जुड़े रहो डाउट नट पर, पढ़ते रहो और मजे करते रहो।